हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS। आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ TGT के लिए केमिस्ट्री की। देखो, ये वाला पेपर है जो हुआ था 8 Jan 2023 को। उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको सारे का सारा पेपर सॉल्व कराऊंगी, केमिस्ट्री का पार्ट विद एक्सप्लेनेशन, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से आया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन है क्या है, वो सब कुछ हम देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद भी जो भी आपके साथ रेलिवेंट वीडियोस आती रहें वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, द क्वेश्चन इज half life period of a first order chemical reaction is 6.93 minute and the time required for completion of 99% of the chemical reaction will be। देखो क्या बोला उसने, पहले पहली लाइन पढ़ो। देखो क्या बोला, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। हाफ लाइफ बोला, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये होता है, ओके। के इज रेट कांस्टेंट, टी इज टी हाफ। अब टी हाफ का वैल्यू दे रखा है उसने, हमें क्या वैल्यू दे रखी है, 6.93। तो यहां से हम के की वैल्यू निकाल देते हैं, 0.693 अपॉन 6.93। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 0.1 मिनट इनवर्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। आ गया। अब आपको पता है सेम ही रिएक्शन के लिए तो बात हो रही है। अगर रिएक्शन सेम हो तो के की वैल्यू सेम ही होती है, मतलब जो हमने यहां से के की वैल्यू पुट करी है वो दूसरी लाइन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोला उसने, कहता टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कौन सी कंडीशन दे दी, 99% वाली, मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, जर्नल। जर्नल फॉर्मूला हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, जितनी इनिशियल थी जब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई आपने कितनी ली, फिर जब रिएक्शन शुरू होगी जो प्रोडक्ट बन गया, टोटल में से प्रोडक्ट को माइनस करके जो बच गई वो नीचे लिखते होते हैं। ओके, जल्दी से हमें टाइम निकालना है ना, तो टी को इधर ले जाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 2.303 अपॉन के का वैल्यू कितना है, 0.1 ऊपर, लॉग ऑफ ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है उसकी, कुछ नहीं, मतलब 99% बोला है, मतलब इनिशियल कितना हुआ 100%, तो 100 मान लेते हैं। नीचे बोला 99% कंप्लीट हो चुका है, तो लिखना क्या होता है हमने, रिमेनिंग। तो 100 में से 99 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए वो कहां पे पहुंच जाएगी रिएक्शन, 2.303 अपॉन 0.1 लॉग ऑफ 100 अपॉन 1। 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻²। ओके, और 10⁻² जो 2 है वो यहाँ पे हो गया 2.303 अपॉन 0.1 इंटू 2 लॉग 10। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा तो ये आ जाएगा कुछ 46.06 मिनट। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा सी। ओके, ये कहां से बना हुआ है, ये केमिकल कैनेटिक्स से निकला हुआ क्वेश्चन है। अगर आप केमिकल कैनेटिक्स को 12th लेवल तक का भी बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट। देखिए यहाँ पे log 2 का वैल्यू क्यों दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटा हमने सीधा ना टी हाफ का फॉर्मूला याद करा हुआ है, ठीक है। पर अगर टी हाफ का आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा ना, तो वहां पे log 2 का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, इसलिए उसने पहले दिया हुआ है ऊपर फॉर्मूला कि अगर कोई डेरिवेशन के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो फिर उसके यूज में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, उसने बोला द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 पॉजिटिव आयन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इज। आपको सबको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता है, किस चैप्टर में पढ़ते हैं हम, ये केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़ी जाती है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये कैसे होती है, इसमें आपको पता है कि जो सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा 2p z होता है, अगर आप p ऑर्बिटल की बात करते हो, ठीक है। उसमें होता है, और जो उसके ऊपर आ जाते हैं, इधर आ जाता होता है
पाए 2px इधर आ जाता है, साथ ही पाए 2py। आप ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे। फिर इधर थोड़ा एक्सेप्शन होता है, हमें पता है तीनों में आता होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियोन के बीच में। तो उस एक्सेप्शन को देखते हुए हम चलेंगे। एक्सेप्शन क्या है, 2px एंड इधर होता है दिस, और सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल हो जाता है सिग्मा स्टार 2pz, जिसमें से जो स्टार वाले ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे लिए एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और जो नॉर्मल वाले होते हैं मतलब नीचे वाले, ये सारे क्या होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके लिए अच्छे से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझना पड़ेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग ये ऊपर बन रहा है ना, तो आंसर हमारा आएगा सी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। द क्वेश्चन इज कहता द डेंसिटी ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज दिस, एंड द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन कहां से आया होगा, ये क्वेश्चन एक जर्नल क्वेश्चन है, सोल्यूशन से आया हुआ है, सोल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है, जहां पे आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी जैसी चीजों को पढ़ते हो, वहां से आया हुआ है ये। देखते हैं हम। सबसे पहले उसने क्या करा हुआ है, आपको डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी का सीधा सीधा रिलेशन ना बेटा मोलैरिटी के साथ होता है, मोलैलिटी के साथ डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले क्या करो, आपको पता है, आपको फाइंड क्या करना है, वैसे जनरली आपको फाइंड करना है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी को मैं सॉल्यूट, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट जिसको हम बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड इट शुड बी इन केजी। सॉल्वेंट का होना चाहिए, सोल्यूशन का नहीं। ठीक है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब वेट जिसको हम बोलते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.02, वॉल्यूम हम निकाल, वेट हमने निकालना है। वॉल्यूम जैसे डेंसिटी दिया हुआ है ना पर एमएल लिख के, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली 1 लीटर, जिसको आप क्या मान सकते हो, 1000 ml। तो मैंने एमएल क्यों माना, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट देखो एमएल में है ना, तो मैंने इधर लिख दिया बेटा 1000, जिससे मेरा जो वेट है वो आ जाएगा कुछ इसका 1020 ग्राम। आ गया। ये वेट किसका आया, सोल्यूशन का, क्यों, क्योंकि डेंसिटी किसकी दी हुई थी, दिस मोलर सोल्यूशन की। सो ये वेट किसका है, ये सोल्यूशन का वेट है। लेकिन यहाँ पे मेरे को किसका वेट चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए सॉल्वेंट का वेट। तो उसके लिए मेरे को पहले क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूट का जो वेट है वो भी पता होना चाहिए, तभी होएगा। फिर दूसरी साइड पे आपको पता है जो होता है मोलैरिटी, उसका फॉर्मूला होता है एन बी अपॉन वी, एंड वी शुड बी इन लीटर। लीटर में हम वॉल्यूम तो हमें पता ही है, तो ले लेंगे। देखो यहाँ पे मोलैरिटी भी दी हुई है, देखो सोल्यूशन में मोलैरिटी दी हुई है, कैपिटल एम लिखा ना तो मतलब मोलैरिटी दी है, तो आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.25 इज इक्वल टू एन बी, यहां से हम पता कर लेंगे, अपॉन वॉल्यूम हो गया 1। ठीक है, एन बी को भी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आगे आपके पास 0.25, जिनको आप क्या कैसे लिख सकते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू दिस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यही होते हैं। अब इसमें से गिवन वेट कितना है हमें पता करना है, मोलर मास कितना दिया हुआ है, एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, इसका मोलर मास निकाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। ओके, 60 आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, WB अपॉन 60 इक्वल टू 2.05, यहां से WB कितना आ जाएगा बेटा, 2.05 इंटू 60, दैट मीन्स आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये आ रहा है कुछ 123 ग्राम। ओके, 123 ग्राम आ रहा है। फिर आपके पास W टोटल जो सोल्यूशन का वेट है वो क्या होता है, W ऑफ A प्लस W ऑफ B। सो क्या कर देते हैं हम, W दिया हुआ है हमें टोटल 1020, उसमें से माइनस कर देते हैं B को, तो W ऑफ A आ जाएगा। W ऑफ A देख लीजिए कितना आ रहा है आपके पास, W ऑफ A आ गया 897 ग्राम। आ गया गाइस। सो इसका वैल्यू बस पुट करेंगे, कहा क्या निकालना है, ये यहाँ पे पुट कीजिए, वेट कितना है, गिवन वेट नीचे, ऊपर एनबी का वैल्यू कितना आया था, वैसे सीधा 2.05 है, सीधे पुट कर दीजिए, दोबारा दोबारा क्या सॉल्व करना। ये कितना है 897, और ये ग्राम में है तो इट शुड बी इन केजी, तो इंटू 1000 कर देना है हमने, हो गया। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.28
मोल पर केजी, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे केजी, तो आंसर इज सी। इस तरह से ये कैलकुलेशन बेस्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो मांगेगा ही। ओके, आगे आ जाइए। द आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड द एक्सपेक्टेड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज, हमें हीलियम एटम की थर्ड आयन, आपको पता है फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर, जी इज एटॉमिक नंबर। ओके, आपको आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की दी हुई है इतनी, ठीक है, और हाइड्रोजन का वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटा के कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही है तो हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मेरे को निकालना किसका है, लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 का स्क्वायर सिंपली। ओके, सो बस हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आयनाइजेशन और एनर्जी ऑफ लिथियम कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, सो आंसर इज डी, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो चैप्टर, उसमें से निकाला जाता है ये क्वेश्चन भी, और 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक सारे 12th लेवल के क्वेश्चन है। ओके, आगे देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की पावर, जिसका ट्रेंड क्या होता है कि वो पीरियड्स में इंक्रीज होती है, पीरियड में क्या होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप में क्या होती है वो डिक्रीज होती है। आपके पास एलिमेंट कौन से हैं, आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सल्फर है। कैल्शियम आपको पता है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, जो यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस जगह पे कहीं पड़ा होगा। एल्यूमिनियम आपको पता है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका लोकेशन कहीं इधर होएगा। ओके, गॉट इट। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद कार्बन, हाँ ऊपर, ओके ठीक है, ये बोरोन है, कार्बन फैमिली आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम के सामने पड़ा होगा एल्यूमिनियम, कार्बन फैमिली आई। फिर नाइट्रोजन फैमिली की जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगा नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, नीचे आर्सेनिक, फिर इधर आएगा ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इधर जाते जाते बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसका होएगा, सल्फर का, सबसे ज्यादा सल्फर के ऑप्शन है बी एंड डी दोनों। सल्फर के बाद किसकी टर्न आएगी, आर्सेनिक की। ओके, फिर किसकी आएगी, एल्यूमिनियम की, और फिर किसकी आएगी, कैल्शियम की, क्योंकि इधर जाते जाते इंक्रीज होता है, पीरियड में पड़े हैं ये सारे एलिमेंट, तो आंसर रहेगा इसका बी। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग will not give test of this with AgNO3 at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको पता है AgNO3 वाला टेस्ट जो है वर्नर थ्योरी है, जो किसकी थ्योरी है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये पता है कि बाहर आयंस दिखने, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना के, लिगेंड 6 बना के बाहर कुछ आयन दिखने चाहिए। इसमें देख कितने लिगेंड है, 5 ये है, 3 ये, 8 है, 8 में से 6 अंदर रहेंगे तो 2 क्लोरीन बाहर आ सकते हैं, इसमें से 3 और 6 और 3 9 है, मतलब 6 अंदर रह के 3 बाहर आ सकते हैं क्लोरीन, इसमें से 3 और 3 6 ही है, बाहर आने का कुछ नहीं है, इसमें से 4 और 3 7 है, एक बाहर आ सकता है, तो कहां नहीं बाहर है, सी, तो आंसर ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दिस द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर से, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इज, दोनों का सम बनाना है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच हैं, ठीक है, तो 2 ईएन अटैच है, ईएन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, आपको पता है, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 अटैच है, 2 मतलब 2 है, तो मतलब 4 डोनर साइड्स हैं, तो लिगेंड्स कितने हो गए यहाँ पे, 4 ये, और एक ये है ऑक्सालेट, और ऑक्सालेट भी बाइडेंटेट है, तो कितनी डोनर साइड होगी, 2, तो इसको 2 गिनेंगे। ओके, तो 4 + 2 मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 0 होता है चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, और क्लोरीन का -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा इसका 3, तो 6 + 3 कितना आ गया, 9, आंसर रहेगा बी। अगर आप ये सीखना चाहते हो कैसे निकालते हैं,
तो आप लोग हमारे यूट्यूब पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर देख सकते हो, जिसमें मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रखा है। पीछे वाला वर्नर्स थ्योरी भी मिल जाएगा आपको उधर। आगे देखिए, ये वाला, ये क्वेश्चन कहां से है, ये डी ब्लॉक से है। डी ब्लॉक की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है K2Cr2O7 के बारे में। एक और रिएक्शन होती है KMNO4 के बारे में। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ओके, देखो क्या पूछा हुआ उसने। इधर उसने रखा हुआ है डाइक्रोमेट और ये इधर रखा हुआ है क्रोमेट। ओके, क्रोमेट होता है येलो कलर का, डायग्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, अगर आप येलो कलर को एसिडिक सोल्यूशन में डाल दो, ठीक है, येलो को अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में डाल दो तो वो ऑरेंज बन जाता है। कलर किसी का भी नहीं, किसका, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता है। उल्टा अगर आप इसका बेसिक सोल्यूशन कर दो तो ऑरेंज से येलो बन जाता है। उसने क्या पूछा है, आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, मतलब एसिडिक रखो। ठीक है, एसिडिक में क्या होता है, येलो टू ऑरेंज। बेसिक में क्या होता है, बेस, देखो पानी ऐड कर रहे हैं ना, ऑरेंज टू येलो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, येलो टू ऑरेंज। आंसर विल बी सी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, जो की क्वेश्चन है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखो आप इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ दिस मोल ऑफ दिस इनटू दिस, ओके, रिएक्शन बाय दिस टेम्परेचर, अज्यूम दैट गैस इज आइडियल एंड द आर का वैल्यू गिवन है। देखो इक्वेशन दी हुई है, निकल में 4 CO ऐड करे जाएं तो निकल कार्बोनेट का एक ग्रुप बन जाता है। कहता है इसको कन्वर्ट करने में कितना वर्क डन लगता है। वर्क डन का आपको सीधा पता होता है, वो होता है P डेल्टा V। गॉट इट। पर यहाँ पे गैस इज आइडियल बताया हुआ है तो आपको पता है PV इक्वल टू nRT भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स हम इजीली निकाल सकते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम की कोई बात नहीं करी तो मैं पीवी की जगह पे डेल्टा एन आर टी लिख सकती होती हूँ, क्योंकि आर एंड टी चेंज नहीं होता पर डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इधर देखिए प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, प्रोडक्ट के आगे 1 है तो मतलब 1, रिएक्टेंट के कितने हैं, 4 ये है और 1 ये है, मतलब 5। ओके, तो 1 माइनस 5 का क्या मतलब हो गया, -4। ओके, -4 इसका डेल्टा एन का वैल्यू आ गया। गॉट इट। सो बस आपने यहाँ पे -4 पुट करना है, जो आर का वैल्यू जितना भी आपको ऊपर गिवन है 8.314 पुट करना है, टेम्परेचर का जितना वैल्यू दिया हुआ है आपको 75 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में चेंज कर लेंगे 373 ऐड करके। सो ये बन जाएगा 348। तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर बनेगा वो आंसर आ जाएगा। ओके, इट माइट बी आंसर बी। ओके, कैलकुलेशन कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, ये किससे है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखते हैं दिस वन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कहता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटर्स विद एज ए एंड रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज दिस। देखो क्या बोला हुआ है, बीसीसी के लिए बोला है, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए बोला है उसने, बीसीसी के लिए। और आपको सीधा पता है कि बीसीसी के लिए जो वैल्यू होती है वो होता है √3/4a। एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस किसके इक्वल होता है, √3/4a के। सीधा सीधा सी है आंसर। ये हम डेरिवेशंस करते हैं सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, वहां पे हम एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक सबके लिए सीखते हैं, तो सीधा याद होता है हमें कि क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, ऑन द फेस डायग्राम वेयर कैन यू लोकेट कंडीशन अंडर विच ओनली वन फेस एग्जिस्ट इन एन एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेंगे, ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, आगे आ जाइए, द एटॉमिक साइज ऑफ 4D टू 5D ट्रांजिशन मेटल सीरीज इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू। हमें पता है पहले 3D वाली सीरीज आती है जिंक वाली, फिर 4D वाली आती है, फिर 5D वाली। डी ब्लॉक की 3 ही तो सीरीज होती है। यहां से यहां जाते हुए तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन इधर से इधर जाते ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। सॉरी, 3 से 4 पे जाते हुए इंक्रीज होता है, लेकिन यहां से यहां जाते हुए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। उसका जब वो रीजन पूछता है तो हमें पता होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक को पढ़िए, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है एक छोटे से चैप्टर में से ही। ओके, आगे देखते हैं गाइस।
शेप ऑफ दिस, XeF4 की शेप पूछी हुई है। केमिकल बॉन्डिंग की वेस्पर थ्योरी से आप ये सीख सकते हो, उसमें फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V इज वेलेंस इलेक्ट्रॉन, जैनॉन है तो नोबल गैस है, नोबल गैस है तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऑटोमेटिकली पता है कितने होते हैं बेटा, 8। मोनोवेलेंट बॉन्ड कितने बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, 4। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6। 6 है तो मतलब पर बॉन्ड कितने बना रहा है, 4। तो दैट मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, तो 2 क्या है, लोन पेयर है। और 6 है तो मतलब आपको ये भी पता है होता है कि लोन पेयर हमेशा किस पोजीशन पे आते हैं, एक्सियल के पोजीशन पे, 5 में जैसे इक्वेटोरियल पे आते होते हैं। अगर ये सब आप सीखना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो जल्दी से आप हमारी टीम से अप्रोच कीजिए और केमिस्ट्री के लिए आप लोग बात कीजिए, ताकि आप जल्दी से एडमिशन लीजिए और हम शुरू कर पाए टीजीटी के लिए पढ़े साथ में। ओके, सो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है ना, सो दिस। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। वेरी सिंपल, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इज दिस, बोहर मैग्नेटॉन एट रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। ओके गाइस, जब आप इसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे n इंटू एन प्लस टू करके, तो यहां से आपको n की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में आई थिंक आप लोगों को ग्रेस मिला होगा, क्योंकि 5.2 वो थोड़ा रॉन्ग दे रहा है। ओके, क्योंकि जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली 5 आंसर बनने की पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा, बट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, इस वजह से 5 बनने की पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट, ये कहां से आप सीखोगे, ये वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज द करेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब एनो नेगेटिव। एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड के डेरिवेटिव क्या क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है, ये रहा। अमाइड होता है, ये रहा। एनहाइड्राइड होता है, ये रहा। एस्टर होता है, ये रहा। और आपको इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर वैसे ही पता होता है, एसिड क्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है, फिर आ जाता है बेटा एनहाइड्राइड, ठीक है, फिर आता है एस्टर, फिर आता है अमाइड। सबसे कम अमाइड इन तीनों में है, फिर उसके बाद एस्टर इन दोनों में है, मतलब ऊपर वाली दोनों ऑप्शंस कट गई हैं, फिर उसके बाद एनहाइड्राइड इसी में है, और ये आंसर इज सी ओनली। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए, दिस, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल मतलब मोर द नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है कौन ज्यादा। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more stable the carbocation, कार्बोकेटाइन। सो देख लेते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका अल्फा सिर्फ यही है, इसके पास देखिए 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब एक ही हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसको देख लेते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बट सॉरी इसका अल्फा ये है और ये है, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, इसने अपने 1 2 3 बॉन्ड बना रहे, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड के पास है। इसको देखिए, एक, इसका अल्फा ये है, एक ये है, इसका क्या है, इसने 1 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इसके पास है, एक ही अल्फा इसके पास है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास भी है। इसको देख लेते हैं, इसका एक तो अल्फा ये है, एक ये है, एक ये है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 1 2 3 बॉन्ड बनाए, 4, 3 3 6 एक और एक 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। आंसर इज डी, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल द कंपाउंड। बेसिक ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन है। ओके गाइस, ऑर्गेनिक का बेसिकेशन है। नेक्स्ट आ गया, कहते कंसिडर द SN1 रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद आयोडाइड आयन, आयोडाइन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इज डबल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी आपको क्या पता है कि SN1 रिएक्शन की कैनेटिक्स सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, SN1 एंड SN2 हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स वाले चैप्टर में पढ़ी जाती हैं, 12th लेवल में ही पढ़ा दी जाती हैं बहुत अच्छे से।
वहां पे आप सीखते होते हो कि उसका ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती है, तो इसका काइनेटिक सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड करता होता है, ये तो सेकंड स्टेप में यूज होता है। सो इसका अगर बढ़ा दिया जाएगा तो रेट के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, फर्क पड़ेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि यूज ही नहीं होता है ऐसा काइनेटिक, मतलब रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। दिस वन कहते हैं पेरोल इज लेस बेसिक देन पेराडीन। पेरोल होता है एक 5 मेंबर्ड रिंग है, कुछ आई थिंक दिस वन इज इन एंड, हाँ कुछ ऐसी सी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। और पिराडीन वही नाइट्रोजन के साथ एक हेटेरोएटम के साथ 6 मेंबर्ड रिंग है। ओके गाइस, तो वो कहता है वो लेस बेसिक क्यों होता है, क्योंकि उसके लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड होते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। बस आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट आ गया, उसने पूछा इन विच केस द बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम किसकी होगी। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल ही आएगा, यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल ही, अगर आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे जैसे पहले की बनाओ। सॉरी 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 गाइस, दिस, ओके, सिंगल बॉन्ड, सी वाला देखिए कुछ ऐसा बनेगा बेटा, फिर भी सिंगल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। यहाँ पे इसके आगे कोई ग्रुप होएगा, C6H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है देख लीजिए। बट एनीवेज हमें तो सिर्फ कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में देखना है, तो देखो डबल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन लास्ट वाला आपको पता है कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, कार्बन का वैलेंसी पूरा करना है ना, तो 1 और 3 4। सो आंसर इज डी। ओके, ट्रिपल बॉन्ड। आगे आ जाइए, ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो वहां से आप सीख सकते हो इसको। आगे आ जाइए, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक। क्या बोलता है, कहता कायरलिटी 2 और 3 ये दोनों कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन कौन से होते हैं, जिनके साथ चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। कहते हैं उनका आप बताओ कि असाइन क्या हो रही है, आर है या एस है। ओके, वैसे तो इसका आर एंड एस को निकालने के रूल्स होते हैं, लेकिन मैं जो शुगर केमिस्ट्री है, शुगर केमिस्ट्री क्या होती है बच्चे, शुगर केमिस्ट्री मतलब जिसमें ग्लूकोज, जिसमें ऐसे कंपाउंड आते हैं, जिसमें ऐसा कंपाउंड हो CHO ऊपर हो और CH2OH नीचे हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, CHO ऊपर ही होना चाहिए, CH2OH नीचे ही होना चाहिए। उस केस में अगर आपका OH, अगर ये उल्टा हो गया, CH2 ऊपर चला गया, फिर ट्रिक अप्लाई नहीं होएगा। अगर आपका OH है जो वो राइट साइड पे है तो R कंफिग्रेशन है, लेफ्ट साइड पे है तो S है, तो 2 का R 3 का S, आंसर इज बी। अगर आपका ये उल्टा हो गया, मान लो CH2 ऊपर है, CHO के सब पे नहीं लगना ये ट्रिक, ये सिर्फ शुगर केमिस्ट्री का ट्रिक है। ओके, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे आ जाइए गाइस, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है क्लोरोफिल में, बहुत अच्छे से पता होता है, मैग्नीशियम। बेसिकेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जिसके साथ जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ओके, मोर एसिडिक। सो दिस इज डी ओनली। ओके गाइस, आगे आ जाइए। यस, कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू, क्या है, देखिए ये बहुत सिंपल होता है, हमें पता है इनका कैसे निकालते होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो आपको पता है एसिडिक मीडियम दिया है ना, तो एसिडिक मीडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक चली जाती है, न्यूट्रल दिया होता तो +4, बेसिक दिया होता तो +2। ओके, चेंज होके तो टोटल कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +7। तो 7 से कहां पे चली गई, 6 में, सॉरी एसिडिक में चला जाता है 2 पे, बेसिक में चला जाता है 6 पे। यस, 7 से जहां पे चली गई 2 पे, सो दैट मीन्स m/5, आंसर आएगा डी। ओके गाइस, एसिडिक में 2 पे जाती है चेंज होके, बेसिक में 6 पे जाती है। नेक्स्ट आ गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है अगेन। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां पे होगा, कौन सा है इनमें से, ये वीक है, ये वाटर भी वीक है, दिस इज वाटर। ओके, F6 ये भी वीक है, स्ट्रॉन्ग कौन है, अमोनिया, आंसर इज डी ओनली। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए, द प्राइमरी रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमाइंस। कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए आप,
मैं सिंपली ये वाला एक नॉर्मल हमारा एल्डिहाइड ले रही हूँ, उसका कोई प्राइमरी अमाइन के साथ कर दीजिए। प्राइमरी अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। आपको पता होता है इस ऑक्सीजन के साथ हमेशा अमाइंस की रिएक्शन में ये वाला ये जाता है बाहर। ओके, सो इस तरह से ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। ओके गाइस, सो कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं है, कीटोन भी नहीं है, ये क्या है, ये सिड्स बेस है। अगर मान लो आपको पता भी ना हो वैसे सिड्स क्या बेस क्या होता है, ये ई माइन बन गया आई से। ओके, तो आप लोग वैसे ही देख सकते हो बना क्या है, तो सिड्स बेस है। ओके गाइस, अमाइंस वाले चैप्टर में से है, अमाइंस वाले चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं दिखाएगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन की पहली कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। देखते हैं भाई, इस कार्बन का अगला वाला अल्फा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, हाँ है। इस कार्बन का इसका अगला वाला कार्बन ये है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, इसके पास है आगे 2 हैं, इसके पास 3 है, दैट मीन्स इसके पास नहीं है ना, तो बी। अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन है। जल्दी से हमारे ही यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे देखिए, वेजिटेबल घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड्स में से बना हुआ है, जर्नल क्वेश्चन है, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे चैप्टर में से निकले हुए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है, 2 ही है, आपको पता है वाटर सॉल्युबल, बी एंड सी, बाकी ए डी ई के क्या है, फैट सॉल्युबल है, तो आंसर इज डी ओनली। ओके गाइस, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से निकला क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स, वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। अगर तो कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट है तो उसको तो बहुत अच्छे से पता होता है कि आंसर क्यों आया ये। ठीक है, बाकी आप पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ लोगे और पॉलीमर से पहले साथ में बायोमोलिक्यूल भी पढ़ लोगे, केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर पढ़ लोगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। ओके, बेकेलाइट पॉलीमर से फिर से क्वेश्चन, बेकेलाइट किसका पॉलीमर है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ बेंजल्डेहाइड एंड फिनोल, no formaldehyde and benzoyl alcohol, no formaldehyde and phenol, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसका होता है एंड है बीच में, एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO और फिनोल इज दिस, इन दोनों का क्या होता है, पॉलीमर है। कौन, मतलब ये दोनों मोनोमर है किसके, बेकेलाइट। आगे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स, तो एथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है। ठीक है, ये एक जर्नल क्वेश्चन है किसमें से, हेलोल्केन्स एंड अरीन्स वाले चैप्टर में से यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके गाइस, आगे आ जाइए। Okay, during the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce this mole of chlorine gas using a current of 3 ampere, ये इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से फैराडे लॉ है बेटा, उसके ऊपर दिया हुआ है। फैराडे का जो पहला लॉ है उसका क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या होती है, W इक्वल टू जी आई टी, I इज करंट, T इज टाइम एंड W इज वेट सिंपली। लेकिन जो Z है, Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक वेट अपॉन वेलेंसी इंटू 96500। ओके गाइस, इंटू I इंटू T। अभी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड मतलब क्लोरीन नेगेटिव में टूट जाना है उसने। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस 3 एम्पेयर। ओके, टाइम हमें निकालना है, मोल्स दिए हुए हैं, इतने मोल है, तो वेट निकालना हो तो कैसे निकलता होता है, गिवन वेट, मोल किसके इक्वल होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। क्लोरीन का मोलर मास हो गया 30, क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस का, ओके क्लोरीन गैस का दिया हुआ है, क्लोरीन गैस के बारे में हमें बात करना है, तो इसका आ जाएगा 71, 35.5 एक क्लोरीन का होता है, तो W का वैल्यू यहां से आ गया 0.1 है बेटा, ये 0.10 है ना, 0.1 इंटू 71। ओके, तो यहां से जो वेट आ जाएगा वो हम इधर पुट कर लेंगे। ओके, एटॉमिक वेट वैसे एक सिंपल, यहाँ पे देखिए अभी क्लोरीन क्लोराइड का निकालना है ना, तो इधर आप 35.5 ही यूज करोगे। ओके गाइस,
वैलेंसी किसका 1 है इनका, क्योंकि सोडियम का और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। 96500, आई का वैल्यू दे रखा हुआ है 3, टी का निकाल देना है आपने, टाइम निकाल देना। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो 110 मिनट आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, देखो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन की डिमांड करेगा ही वो, पर बाकी क्वेश्चंस में नंबर बच भी तो रहा है ना, टाइम बच भी तो रहा है पूरा। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस हमारे पूरे टीजीटी के जो पेपर आया हुआ है प्रीवियस ईयर। इसके अलावा इनमें से कोई भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारी टीम को के साथ अप्रोच कर सकते हो कोचिंग के लिए। ओके, आप मास्टर कैडर के लिए या एचपी कमीशन के लिए, एचपी टीजीटी के लिए, पंजाब के लेक्चर कैडर के लिए या चंडीगढ़ के या हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आप टैट के लिए भी कर रहे हो, तो आप लोग जल्दी से हमारी टीम के साथ अप्रोच कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री का तो आप यहाँ पे बता सकते हो, आपको उसका वीडियो मिलने की पूरा ट्राई करा जाएगा कि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाए। ठीक है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, फ्री में मिल रही हैं आपको देखने को। और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक जो आपको नहीं पता चला हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।